मुझे बनना था आईपीएस। बहुत अनसिस्टमेटिक चीजें देखी अपने आसपास। काफी चीजें ऐसी जो मुझे लगता था कि यार सिस्टम कहाँ है, कानून कहाँ है, गवर्नमेंट कहाँ है, ये क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। somebody is going to stand and change। तो मुझे लगता था कि मैं बनूंगा वो। 12th स्टैंडर्ड के बाद मैं पढ़ा नहीं, इधर उधर नौकरियां करके कहीं इन्वर्टर बेच लिए, तो कहीं कपड़े बेच लिए, तो कहीं इंजन ऑयल बेच दिया, तो कहीं दवाइयां बेच ली। नेपोटिज्म टीवी में भी होता है मैडम। मैंने बहुत बार फेस किया, हर जगह अपने ग्रुप बने हुए हैं। इट्स नॉट अबाउट कि कोई धर्मा को यूज कर देगा, कोई वायरा को यूज कर देगा। टीवी में भी ग्रुप बने हुए। रियलिटी शोज में बहुत बार ऐसा होता है कि एक अच्छा सिंगर, अच्छा डांसर इसलिए आगे नहीं जा पाता क्योंकि उसकी स्टोरी में इमोशंस नहीं है। भरत, हम ये भी जानना चाहेंगे जो आपकी जर्नी रही है अब तक इस इंडस्ट्री में, वो कितने अप्स एंड डाउन्स के थ्रू गई है और कैसी रही है जर्नी? या आप शुरू से आपका माइंडसेट था कि आपको इसी इंडस्ट्री में आना था या फिर कुछ और बनना था? मुझे बनना था आईपीएस। अरे वाह, गंगा जल वाली फीलिंग है ना, वो अजय देवगन सर वाली। जी। मेरे को था कि वैसे वर्दी पहनूंगा, कुर्सी पे बैठूंगा, सिस्टम बदलूंगा। क्योंकि मैंने लाइफ में बचपन से लेकर जब तक कॉलेज में था बहुत अनसिस्टमेटिक चीजें देखी अपने आसपास। काफी चीजें ऐसी जो मुझे लगता था कि यार सिस्टम कहाँ है, कानून कहाँ है, गवर्नमेंट कहाँ है, ये क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। somebody is going to stand and change। तो मुझे लगता था कि मैं बनूंगा वो। तो उस हिसाब से मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। मेरे टीचर्स बोलते थे कि यू हैव इट इन यू, कि तू कर सकता है। बट फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि स्टडी मुझे बीच में छोड़नी पड़ गई। स्कूल 12th स्टैंडर्ड के बाद मैं पढ़ा नहीं। 2 साल का गैप था। फिर 2 साल के बाद इधर उधर नौकरियां करके कहीं इन्वर्टर बेच लिए, तो कहीं कपड़े बेच लिए, तो कहीं इंजन ऑयल बेच दिया, तो कहीं दवाइयां बेच ली। तो ये 2 साल इधर उधर धक्के वक्के खाने के बाद फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि भाई एडमिशन ले ले कॉलेज में, आई विल पे यू एडमिशन फीस। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एडमिशन दिलवाई कॉलेज में। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर वहां से कॉलेज में हमारी ना कल्चरल एक्टिविटीज होती थी। मुझे क्रिकेट का शौक था, तो मैं क्रिकेट टीम, आई वाज पार्ट ऑफ द क्रिकेट टीम। बट क्योंकि क्रिकेट टीम वालों की को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं मिलती थी कॉलेज में। कल्चरल एक्टिविटी जो करते थे, थिएटर करते थे, उनको लेक्चर में भी रिलैक्सेशन मिलता था, उनको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप भी मिलती थी, उनकी फीस भी माफ हो जाती थी कभी कभार। तो भैया पढ़ना अगर है तो थिएटर करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो है नहीं फीस देने के। जी। दोस्त ने एडमिशन तो दिलवा दी, बाकी के सारे खर्चे तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। और फाइनेंशियल कंडीशन कुछ इतना खास था नहीं घर का कि मैं पूरी फीस पे कर पाता। तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। तो थिएटर ज्वाइन करके हम लोग अच्छा थिएटर करते थे, अच्छे हमारे यूथ फेस्टिवल्स में नंबर अच्छे आते थे, तो हमारी फीस माफ हो जाती थी, एक्स्ट्रा मील मिल जाती थी खाने को, ये सारी चीज। तो ऐसे करते करते थिएटर की तरफ मेरा रुझान होता है। और धीरे धीरे वहीं से थिएटर करते करते ही धीरे धीरे टीवी करना शुरू कर दिया। पहले फ्री करते थे, फिर फ्री के बाद आने जाने का सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन मिलनी शुरू हुई। तो 1 साल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे काम किया। यहाँ से दिल्ली शूट करने जाते थे, और शूट करके जब पंजाब वापस आते थे, सिर्फ रेंट में, वो भाड़ा जिसको बोलते ना, किराया मिलता था आने जाने का। जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1500 रुपए, 2500, 3000 वो मिलने शुरू हुए। तो जो ये जर्नी मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है। और अप्स एंड डाउन तो आई थिंक पार्ट ऑफ लाइफ है। वो ईसीजी वाला हिसाब है, अगर अप्स एंड डाउन है तो मतलब लाइफ चल रही है। वो स्ट्रेट लाइन तो ठीक नहीं होती है आप लोगों के लिए। तो मेरे साथ तो अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं हमेशा। एंड एक शो बहुत अच्छा जाता है, फिर बीच में 4 महीने का ब्रेक आ जाता है, फिर लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया। फिर दोबारा जैसे लगता है कि लोग भूल ना जाए, फिर से वापस एक शो आ जाता है, फिर ऊपर पहुंच जाते हैं, अच्छा करने लगता है, फिर उसके बाद वापस 2 महीने का ब्रेक आ जाता है। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है। बट आई एम प्राउड ऑफ माय जर्नी। जो भी अब तक हुआ है दोस्तों की दुआ से, दोस्तों के सपोर्ट से। आई विल नॉट से कि मैंने अपने दम पर किया है, बिकॉज जो भी आदमी बोलता है मैंने अकेले पे अचीव किया, वो झूठ बोलता है। क्योंकि हमको पता ही नहीं होता हमारे लिए कितनी दुआएं, हमको पता ही नहीं होता। कभी कभार हम बोलते हैं अरे तूने मुझे उससे मिलवाए तो था, और क्या किया था, बाकी तो मैंने ही किया है। उससे मिलवाना वाज द फर्स्ट स्टेप। अगर आज मैंने ऑप्टिमिस्टिक के साथ इतने सारे शोज किए, तो मुझे ऑप्टिमिस्टिक्स में पहला काम राजीव ठाकुर ने दिलवाया। तो अगर वो मुझे उस प्रोडक्शन हाउस में लेके ही नहीं जाते, तो मैं ना एंटरटेनमेंट की रात कर पाता, ना कॉमेडी सर्कस कर पाता, कॉमेडी बचाव नहीं कर पाता, और ये सब शो नहीं करता, तो मैं शायद खतरों के खिलाड़ी भी नहीं कर पाता। क्योंकि कलर्स के एसोसिएशन होने के बाद ही खतरों के खिलाड़ी ऑफर हुआ। तो वो जो पहला स्टेप जो बंदा दिलवाता है, उसने भी कहना कि आपकी हेल्प करी होती है, जो हम लोग भूल जाते हैं टाइम के साथ। सो मैं आई एम नॉट सेल्फ मेड पर्सन। मुझे बहुत लोगों ने दुआएं दी हैं, बहुत लोगों ने मुझे हेल्प किया है,
कुछ लोगों ने अनजाने में हेल्प किया, कुछ लोगों ने चाह के हेल्प किया है, बट बहुत बहुत सपोर्ट रही है लाइफ के अंदर, एंड अप्स एंड डाउन से भरी हुई जर्नी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी जो भी अब तक काम किया, और आई थिंक ऊपर वाले की दया से और अच्छा करेंगे आगे, अगर इसी नीयत से काम करते रहे तो। बिल्कुल। डिड यू हैव मिथ्स ब्रोकन अबाउट दिस इंडस्ट्री? एक होता है ना दिमाग में भ्रम की अच्छा इंडस्ट्री ऐसी है, कुछ ऐसा मेरे दिमाग में इंडस्ट्री को लेकर कोई भ्रम है ही नहीं। मुझे इंडस्ट्री को लेकर फैक्ट्स पता है, और फैक्ट्स कभी बदलते नहीं, तो कोई भ्रम नहीं है, कोई मिथ नहीं। एक इनोसेंट सा लड़का आया था अपने शहर से यहाँ काम करने, इंडस्ट्री में काम किया, इंडस्ट्री को समझा, चीजें पता चली। शुरू में गुस्सा आता था, गालियां भी निकालते थे, कोसते भी थे लोगों को, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है, ये डिजर्विंग है, वो नॉन डिजर्विंग है, इसको क्यों दिया काम, इसको क्यों नहीं दिया। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप रियलाइज करते हो कि जिसका पैसा है उसके पास पूरे हक हैं, किसको काम देना है, किसको काम नहीं देना है, जिसका चैनल है उसके पास पूरे राइट्स हैं, किसको टीवी शो में कास्ट करना है, किसको नहीं करना है। सो इट्स नॉट कि आप टैलेंटेड हो तो उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है आपको स्टार बनाने की, नहीं। It's a private setup. It's not a government organization. Neither it's an NGO. चैरिटी नहीं कर रहा है यहाँ पर कोई। आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, कभी-कभी फिर भी ड्रॉप कर दिए जाते हो। जी। बहुत बार ऐसा होता है कि somebody is doing very good but he will not able to get next show. बहुत बार ऐसा होता है कि people who are very mediocre are still getting back to back work. Right? So ये because it's a private industry. हर आदमी के पर्सनल रिलेशन अपने हिसाब से होते हैं। जी। हो सकता है कि आप जो चीजें वो अच्छे से करते हैं वो आप अच्छे से नहीं कर पाते, बिकॉज टैलेंट इज नॉट एवरीथिंग। योर सोशल बिहेवियर, द वे यू टॉक, द वे यू रिस्पेक्ट पीपल, जिस तरीके से आप लोगों को ऑब्लाइज करते हो, जिस तरीके से आप सोशली बिहेव करते हो, एक सोशल नेटवर्क में अपने आप को एस्टेब्लिश करते हो, एवरीथिंग कम्स इनटू अकाउंट व्हेन पीपल आर गेटिंग यू फॉर अ प्रोजेक्ट। जी। सिर्फ टैलेंट के दम पे आई थिंक ऑडिशन में सिलेक्शन होती होगी, और वो भी सिंगिंग और डांसिंग वाले शोज में। वहां पर भी आजकल टैलेंट के साथ साथ स्टोरी भी देखते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है, उससे हमको नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मुझे कोई मिथ नहीं है इस इंडस्ट्री को लेके, मुझे फैक्ट्स पता है, एंड आई थिंक उसमें कोई गलत चीज भी नहीं है, कोई खराबी भी नहीं है, एंड एवरीबॉडी हैज ये उनका अपना पैसा है, उनका अपना चैनल है, उनके अपने प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनकी अपनी पसंद नापसंद है। अगर उनके सेटअप में आप अच्छे बैठते हो तो दे कास्ट यू विदाउट इवन यू आस्किंग देम टू कि मुझे काम चाहिए। बट अगर आप उनके सेटअप में ठीक नहीं बैठते हो, आप चाहे उनको रोज फोन करो, दे विल नॉट कास्ट यू। अगर उनको आपकी जरूरत है, दे विल गिव यू द मनी यू डोंट इवन कोट। बट अगर जरूरत नहीं है तो दे विल नॉट गिव यू हाफ ऑफ व्हाट यू आर कोटिंग। ये हर बिजनेस ऐसे ही चलता है, एवरीथिंग गोज लाइक दिस। एंड और मुझे इस इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया है, मैं आज जहाँ पर भी हूँ यही इसी इंडस्ट्री ने दिया है। और इन चीजों को समझते हो तो आप अपने अंदर सेटल हो जाते हो अच्छे से, कि आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है जो भी आपके पास है उसको अच्छे से निभाना, और बाकी सब चीजें ऊपर वाले के हाथ में। तो मेरे दिमाग में कोई भ्रम या मिथ नहीं है, मेरे दिमाग में पूरे फैक्ट्स हैं, मुझे पता है चीजें कैसे वर्क करती हैं। और एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जितने भी लोगों के साथ काम किया है, nobody can come and say कि इसको काम करना नहीं आता, nobody can say कि ये काम में खराब था, right? पर्सन टू पर्सन आपके किसी से डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो एक अलग बात होती है, बट वर्क रिलेटेड जो भी मिला है आज तक तो 100% उसको ऑनेस्टी से निभाया, उसकी आउटपुट लोगों के सामने आती है। एंड जो लगता है नहीं निभा पाए वो लेते ही नहीं है। जी। कोई मिथ नहीं है, बिल्कुल क्लियर हैं चीजें बड़े अच्छे तरीके से। And also have you faced nepotism in your career, in your journey? मुझे नेपोटिज्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता। मैंने आपको अभी बताया ना कि ओ से आपने एक शो में अच्छा किया, यू आर एक्सपेक्टिंग कि अगला शो भी आपको ही मिलेगा, बट उस शो के अंदर आप नहीं होते हो, कोई और होता है। तो आप इसको किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब, राइट? जी। तो देखिए सबके अपने फेवरेट्स होते हैं, सबकी अपनी पसंद होती है, एंड दे हैव द राइट, है ना? आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते चीखने चिल्लाने से, कह रहे भाई भतीजावाद को प्रमोट करते हैं, पॉलिटिक्स में भी करते हैं, कॉर्पोरेट्स में भी करते हैं। मुकेश अंबानी ने अपना सारा बिजनेस मुझे तो नहीं दे दिया, अपने बेटे को ही दिया। उसने ये तो नहीं देखा ना कौन टैलेंटेड ज्यादा है,
डीएनए टू डीएनए पास होंगी ना चीजें, राइट? अगर आप स्पोर्ट्स में जाओ तो एवरी कैप्टन आस्क फॉर हिज फेवरेट टीम, मुझे ये लोग चाहिए। कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कैप्टन बोलता है मुझे यही प्लेयर चाहिए, आई नो ये अच्छा करेगा, मेरी से ट्यूनिंग बेटर बैठती है। अच्छे प्लेयर को ड्रॉप कर दिया जाता है, बहुत सारे केसेस हैं हमारे सामने। तो हमारी इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली चीजें ऐसी हो गई कि इस चीज को इतना बढ़ावा मिलता है। नेपोटिज्म इज एवरीवेयर, जर्नलिज्म में नहीं है क्या? आप बताओ मुझे, क्या सब एडिटर के अपने फेवरेट जर्नलिस्ट नहीं होते हैं? क्या किसी जर्नलिस्ट की से बड़ी स्टोरी इसलिए ले ली जाती है कि तुम अभी छोटे हो, ये स्टोरी उसको दो, वो बेटर कर पाएगा? होता है ये सब चीजें। कभी कभी आप किसी प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत करते हो, बट देन सडनली आपसे वो स्टोरी लेके किसी और को दे दी जाती है, आपको लगता है यार ये क्या है। सो सबके अपने रीजंस होते हैं, सबके अपने फेवरेट्स होते हैं, एंड यहाँ तक कि आर्टिस्ट के फेवरेट जर्नलिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट के फेवरेट आर्टिस्ट होते हैं। तो हर जगह पर है ये, तो ये तो हर जगह पे ही होता है। मैंने बहुत बार फेस किया, आप किसी इवेंट में, अवार्ड फंक्शन पे, किसी कैंपेन पे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं और सडनली कोई बड़ा स्टार आता है, चलती इंटरव्यू में से माइक निकाल के ले जाते रिपोर्टर। चलती इंटरव्यू में से ये भी नहीं बोलते कि अच्छा सर सॉरी वो आगे हमको जाना पड़ेगा। आप बोल रहे हो, सडनली देखते हो अरे इधर कैमरा भी नहीं है, इधर माइक 4 थे, एक रह गया, और वो छूटता है जिसने नया नया काम शुरू किया होता है, जिसको पता है उसको बड़े स्टार की बाइक नहीं मिलेगी, तो आपकी ले रहा होता है बेचारा। तो ये कहाँ नहीं होता, आप मुझे बताइए कहाँ पर नहीं होता? सबके अपने नेटवर्क बने हुए हैं। कि ये चेन टूटनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे टैलेंटेड लोग सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फेवरेटिज्म। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एक चीज को समझिए, ये चेन कोई प्रोड्यूसर नहीं तोड़ेगा, कोई चैनल नहीं तोड़ेगा, ये चेन सिर्फ और सिर्फ मीडिया तोड़ सकता है। मीडिया अगर कलंक जैसी फिल्मों के बारे में 4.5 स्टार के रिव्यू छाप देगा तो ये ऐसी चेन्स कभी नहीं टूटेंगी, राइट? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। हाँ, ये चेन कोई और नहीं तोड़ेगा। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा लिखना जिस दिन शुरू हो जाएगा, जिस दिन चैनल के एडिटर्स, चैनल के मालिक, न्यूज़पेपर के जो, बहुत बार आप लोगों को भी ऐसा होता होगा कि किसी अवार्ड फंक्शन पे आपको लग रहा होगा कि ये अवार्ड फेयर नहीं है, बट आपको वो लिखने नहीं दिया जाता होगा क्योंकि भैया आपको उस पर्टिकुलर सेटअप से साल की 5 करोड़ की एड्स आती हैं। तो बॉसेस बोलते हैं भाई तेरी पगार यहाँ से निकलती है, क्या पागल हो गया क्या, काट इसको, राइट? तो देखिए जो सच है वो सच है। और मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि मुझे जब मैं नया मुंबई आया था, मुझे किसी ने किसी चैनल में ऑन एयर प्रमोशन हेड थे कोई, मेरे को उनसे किसी ने मिलवाया था। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि योर टैलेंट इज नॉट समबडी एल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम टैलेंटेड हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें स्टार बनाने की, भैया, राइट? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारा टैलेंट तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो उस बात को मैं बड़ा सीरियसली लेता हूँ। जब भी मैं लाइफ में डिप्रेस होता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि अनफेयर हो रहा है, तब मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरा टैलेंट मेरी जिम्मेदारी। मुझे जो लोग आज काम नहीं दे रहे, इन्होंने मुझे फोन करके तो नहीं बोला था मुंबई आजा, पंजाब छोड़ के हम तुझे संभालेंगे, राइट? तो अनफेयर तो बहुत जगह हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे कैंपेन चलाना कि अनन्या पांडे को बॉयकॉट करके तापसी पन्नू की पिक्चरें देखो, वो भी अनफेयर है। वो भी अनफेयर है। आप ये देखो ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें सब लोग करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यार सुशांत की फिल्म को नेटफ्लिक्स पे डाल के डंप कर दिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं डालना चाहिए था। तो दिल पे जा रहा, तो उसकी लाइफ की आखिरी फिल्म थी, उसको क्यों डाल दिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे? क्या 6 महीने हम लोग वेट नहीं कर सकते थिएटर के रिलीज खुलने की? तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ये वो जलेबी वाला हिसाब है, ये सीधी नहीं होगी, टूटेगी बस। आज केआर के लोगों की फिल्मों के बारे में, अच्छी फिल्मों के बारे में खराब लिखता था, और आज खराब के बारे में भी अच्छा लिखता है। क्यों लिखता है? एवरीबॉडी नोज। और हम उसी के ब्लॉग को, उसी की ट्वीट को हम लोग अपने पेपर में, अपनी साइट्स पे, अपने पोर्टल पे जगह देते हैं। तो ये सब तब बदलेगा जब इन चीजों को लोगों के सामने वाले लोग जो हैं वो थोड़ा
नेपोटिज्म टीवी में भी होता है मैडम। हर जगह अपने ग्रुप बने हुए हैं। इट्स नॉट अबाउट कि कोई धर्मा को एक्यूज कर देगा, कोई वायरा को एक्यूज कर देगा। टीवी में भी ग्रुप बने हुए हैं। हमसे बेहतर आप जानते हैं, आप मुझसे पहले से इंडस्ट्री के अंदर है। एवरी प्रोड्यूसर हैव देयर फेवरेट लिस्ट ऑफ एक्टर्स, दे वांट टू वर्क विद देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हाउ कैन यू चेंज दैट? उस प्रोड्यूसर का पैसा है, उसके पास पूरा राइट है, वो कहां पे लगाएगा? यू कैन नॉट चेंज दैट। टैलेंट की अगर बात करें तो रियलिटी शोज में बहुत बार ऐसा होता है कि एक अच्छा सिंगर, अच्छा डांसर इसलिए आगे नहीं जा पाता क्योंकि उसकी स्टोरी में इमोशंस नहीं है। क्योंकि हम लोग पब्लिक वोटिंग पे डाल देते हैं, और बहुत बार पब्लिक ने नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को जिताया है रियलिटी शोज के अंदर। तो ये पब्लिक कैसे बात कर सकती है कि भैया टैलेंट आगे प्रमोट नहीं हो पाया? अरिजीत सिंह जैसे सिंगर रियलिटी शोज में हार के बाहर हुए क्योंकि पब्लिक वोटिंग उनके अगेंस्ट था। और आज अरिजीत सिंह कहाँ है आप, और जो लोग जीते हैं वो कहाँ है? तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसके बीच में पढ़ना मतलब आपके कुएं में छलांग लगाने बराबर है, तैर भी नहीं पाओगे आप। Have you had a moment where you felt you have arrived? Means like जब आपको पहले फैन फॉलोइंग आपको मिली, आपके फैंस आपसे आगे मिले, अभी तक आपको लगता है आप वहां पहुंचे हैं या अभी और स्ट्रगल है? I think that time will come. Yeah, very soon. And also बैक टू बैक आप कलर्स के रियलिटी शोज कर रहे हैं, तो क्या हम बिग बॉस पे भी आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सीजन? ये जिस दिन आप कलर्स वालों का इंटरव्यू करेंगे, आई थिंक दे आर द राइट पर्सन टू टेल यू कि हां वी वांट हिम ऑन बोर्ड। हर बातें तो हर साल होती हैं, बट डूइंग अ शो इज नॉट, इट्स नॉट अबाउट यस और नो। उसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारी नेगोशिएशंस होती हैं, बहुत सारे क्रिएटिव्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो आई थिंक उस पर डिपेंड करता है। बाकी मुझे कभी भी अच्छा काम मिला है, मैंने कभी अच्छे काम को मना नहीं किया। और मैं कभी भी, जब तक मेरे पास काम आता नहीं, मैं पहले से नहीं बोलता कि मैं करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ। बिकॉज सेइंग नो टू समथिंग व्हिच हैज नॉट इवन कम टू योर टेबल इज इंसल्टिंग दैट प्रोजेक्ट। जी। एंड शोइंग योर ईगरनेस टू डू समथिंग इज लाइक बीइंग डेस्परेट। पहले आ जाए, आने के बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं है, बाकी पता नहीं। Let's see. But you are okay doing Big Boss. आपको कोई मतलब एज अ पर्सन आपसे पूछना चाहे? देखिए, शो पे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी शो में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर शो में दिक्कत होती तो वो 12-12, 13-13 साल चलते नहीं। इतने बड़े-बड़े स्टार शो में इन्वॉल्व होते नहीं, राइट? तो शो में तो मुझे कभी भी कोई दिक्कत लगी नहीं। वो घर के अंदर जाने से पहले का प्रोसेस बहुत लंबा है। There's money involved, there's creative involved, बहुत सारी चीजें हैं, dates involved हैं, बहुत कुछ है। वो प्रोसेस अगर आप अच्छे से आप म्यूचुअली क्लियर हो जाता है तो why not? Thank you so much for talking to us and giving your time. जाते फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बस प्यार करते रहिए हमको और दुआ कीजिए जल्दी से कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। एंड अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, दैट्स इट। और टीवी को थोड़ा पुश कीजिए, थोड़े रेटिंग्स बहुत गिर गए हैं लॉकडाउन के बाद, जब से शो शुरू हुए हैं। टीवी को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, तो थोड़ा वापस प्लीज टीवी के साथ जुड़िए, कनेक्ट होइए, ताकि हम लोग फिर से आपको उसी, क्योंकि अगर नंबर्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे तो बजट्स भी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे और आप उतना ही अग्रेसिवली और पैशनेटली फिर से काम कर पाते हैं, एक रीजन मिल जाता है। सो प्लीज सपोर्ट आवर टेलीविजन इंडस्ट्री अगेन। Thank you so much for giving your time and we wish you all the best and stay home, stay safe. Thank you. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.